हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। जैसा कि हमने आपके हिंदी में माध्यम के छात्रों के लिए कहा था कि मैं हिंदी में भी निबंध प्रोवाइड करवाऊंगा। तो हमने इस सप्ताह के लिए बोला था कि 2 निबंध, तो एक जो है हम संडे तक प्रोवाइड आप दूसरा करवा देंगे। देखो, कहीं ना कहीं जो भी है मेरा ये कोशिश होता है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। तो जो आपका 120 मार्क्स का जो है वो इंग्लिश में होता है, तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि आप जिनका भी इंग्लिश वीक है तो आप कोशिश करो इंग्लिश में चीजों को समझने के लिए। तो लेकिन जो भी है मैं कुछ कुछ जो निबंध है वो हिंदी में भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ऐसा नहीं है, मेरे लिए दोनों इम्पोर्टेंट दोनों है, आइदर आप हिंदी से हो या इंग्लिश से हो। और खुद मैं जैसा कि मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मेजोरिटी जो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं बिहार से होते हैं, यूपी से होते हैं, झारखंड से होते हैं, जिनको हिंदी अच्छा लगता है। तो मैं ग्रेजुअली आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। देखो, इसमें मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, फिर कमिंग डेज में जो भी होगा और चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आज हम एक देखेंगे भारत में आंतरिक सुरक्षा पर डिजिटल क्रांति का प्रभाव। तो आज का जो टॉपिक है कि भारत में आंतरिक जो सुरक्षा है उस पर डिजिटल क्रांति का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखो, डिजिटल क्रांति एक ऐसा चीज है, ग्रेजुअली देयर आर टाइम जो है हम चेंजिंग अनुसार जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी डेली आता जा रहा है। तो नो डाउट टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्पफुल है, और इनफैक्ट किसी भी चीज का जो इन्वेंशन इनोवेशन जनरली जो है वो पॉजिटिव चीजों के लिए किया जाता है। लेकिन उसका जो है मिसयूज भी होता है। जो कहते हैं ना कि विकास के साथ साथ विनाश जुड़ा हुआ है। न्यूक्लियर वेपन देखो, तो न्यूक्लियर जो है एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन वही जो न्यूक्लियर है वो आपको बहुत अधिक नुकसान भी पहुंचा सकता है, पहुंचाता है इनफैक्ट। तो डिजिटल क्रांति भी हुई है। तो डिजिटल क्रांति ने भारत में कई क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ई गवर्नेंस से लेकर वित्तीय समावेशन में इसने अहम योगदान दिया है। इस समय शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां इसका प्रभाव न देखा गया हो। निसंदेह बदलते दौर में इसने हमारी आंतरिक सुरक्षा को भी प्रभावित किया है। एक ओर तो इसने हमारे सुरक्षा बलों को नई तकनीक प्रदान किया और उन्हें उनके परिवार से जोड़ने एवं मनोरंजन का साधन मुहैया कराया है, तो दूसरी ओर इसने नई नई चुनौतियों को भी जन्म दिया है। देखो, एक टाइम होता था कि सपोज कुछ कुछ जब मैं खुद जैसे सीआरपीएफ में रह चुका हूँ, तो सीआरपीएफ जो है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट आपकी पैरामिलिट्री है। ऑब्वियसली हम आज की डेट में इसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कहते हैं। लेकिन इनकी जो डिप्लॉयमेंट होती है तो ऐसी ऐसी जगह जस्ट इमेजिन करो कि कुछ टाइम सपोज मणिपुर में डिप्लॉयमेंट हो गया, तो मणिपुर के कुछ एरिया में डिप्लॉयमेंट हो गया जहां की पता चला कि कोई सुविधा नहीं है, कोई इंटरटेनमेंट का सुविधा नहीं है, इनफैक्ट बेसिक फोन काम नहीं कर रहा है। यदि फोन करना है तो किसी स्पेसिफिक पार्टिकुलर जगह पे जाओगे। अभी भी बॉर्डर एरिया में कुछ कुछ है तो वहाँ नॉर्मल जो आप मोबाइल यूज कर रहे हो वो नेटवर्क काम नहीं करता है, तो उनके लिए उन्हें सैटेलाइट फोन यूज किया जाता करने के लिए दिया जाता है। तो सैटेलाइट फोन तो सबको उपलब्ध नहीं होता है, कहीं ना कहीं जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर रैंक के लिए ये उपलब्ध होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज मेजोरिटी, जैसे मैं बहुत चूंकि सीआरपीएफ के बारे में मैं वहां रहा हूँ तो बहुत सारी चीजों को स्टडी किया, मैं आरएनडी ब्रांच में था, तो चीजें अब मेजोरिटी जगह जो है सुविधाएं उपलब्ध है, तो अब जवान जो भी है वो भी अपना यूज कर रहा है। तो नो डाउट ये पॉजिटिव है कि अब वो अकेलापन फील नहीं करते हैं, वो अपने परिवार के साथ जुड़ सकते हैं, अपने जो भी चीजें हैं वो एक दूसरे दोस्त से शेयर कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि ट्रेनिंग किसी ने किया, 100 लोगों ने ट्रेनिंग किया, अब सबकी पोस्टिंग अलग अलग हो गई, तो किसी टाइम चलो ये है कि चलो पुराने मित्र हैं उनसे बात किए, फैमिली वालों से बात किए, आज के डेट में वीडियो कॉलिंग वगैरह भी, तो ये चीजें अच्छा है। लेकिन इसने चुनौतियों भी नई नई फेस की है। स्वतंत्रता से पूर्व जहां आंतरिक सुरक्षा के केंद्र में धरना प्रदर्शन, रैलियां, सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक उन्माद थे, वहीं स्वतंत्रता के बाद विज्ञान एवं तकनीकी की विकसित होती प्रणालियों ने आंतरिक सुरक्षा को अधिक संवेदनशील और जटिल बना दिया है। यूं तो हमारे सुरक्षा बलों को पूरे भारत में किसी न किसी रूप में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती मध्य भारत यानी कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार और भी बहुत पार्ट में, जैसे वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट में वामपंथ उग्रवाद, उत्तर पूर्व भारत में प्रति विद्रोहिता की समस्या एवं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या। ये समस्या देश की आजादी के साथ ही शुरू हो गए थे, लेकिन डिजिटल क्रांति ने इन्हें और भी जटिल बना दिया है। अब देखो अभी क्या है कि बहुत बार कि जैसे ऑफिसर्स वगैरह है, अब बहुत सारे को आदत होता है कि हाँ फेसबुक पे लिखे
going to Datewaड़ा, going to नॉर्थ ईस्ट, going to जम्मू एंड कश्मीर। अब जस्ट इमेजिन करो कि कुछ जैसे हैं, सपोज हम सीआरपीएफ के एक असिस्टेंट कमांडेंट नरेश कुमार हैं, तो वो उनके पास 6 पीएमजी है, यानी कि पुलिस कैलेंडरी मेडल। उसके बाद जैसे पीआर मिश्रा है, जो सबसे डेकोरेटेड डिप्टी कमांडेंट है सीआरपीएफ के इंडिया में, जो भी है पैरामिलिट्री यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में सबसे डेकोरेटेड ऑफिसर है पीआर मिश्रा। अब मान के चलो कि ऐसे ऑफिसर अपनी मूवमेंट वगैरह को और ये सारी चीजों को करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये खतरा है ना, बहुत सारी चीजें। एक तो डिजिटल का ये भी खतरा है, दूसरा और है कि किसी भी चीज को फैलाना, चीजों को करना। अब आंतरिक सुरक्षा में देखो बहुत सारी चीजें आती है ना, कि धरना प्रदर्शन हो गया, रैली, सांप्रदायिक दंगा, धार्मिक उन्माद से लेकर के मान के चलो कि जैसे ये में है दुर्गा पूजा हो रहा है, अब पता चला कि मूर्ति विसर्जन में, गणेश पूजा हो रहा है, बहुत सारी चीजें है। अब सब समस्या कभी जगह होती है कि हिंदू मुस्लिम का एक ही साथ फेस्टिवल हो गया, तो सपोज मुस्लिम तजिया निकाल रहे हैं, दुर्गा पूजा हिंदू के लिए है, तो ए लॉट ऑफ टाइम प्रॉब्लम होता है, तो डिफरेंट। लेकिन डिजिटल क्रांति ने इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। जैसे अभी ये रिसेंटली देखोगे कोविड-19, तो कोविड-19 एक तरफ ये चैलेंज है, दूसरा चैलेंज ये था कि कहीं ना कहीं इसका लोग मिसयूज कर रहे थे, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि बोल रहे थे कि कुछ जो सॉरी टू से, लेकिन ये चीज जो मीडिया में था, जो मुस्लिम फ्रूट सेलर है वो उस चीज को क्या है, वो अपना थूक लगा करके, और ये दैट ऑल थिंग वी शुड नॉट एक्सेप्ट, हमें ये चीजों को स्वीकार नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो शरारती तत्व है इसका जो है मिसयूज करते हैं। तो आज भौतिक रूप से सिर्फ चुनौतियों का ही सामना नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि प्रोपेगेंडा का मतलब है ना कि किसी चीज को उसमें अर्ध सत्य होता है। ऐसा नहीं है कि प्रोपेगेंडा जो है एकदम वैक्यूम में, जो निर्वात में कुछ भी चीज नहीं होता, तो अर्ध सत्य है जो प्रोपेगेंडा के रूप में भी इसका प्रसार किया जा रहा है। सोशल मीडिया यथा व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से असामाजिक तत्व गलत सूचनाओं का प्रसार करते रहते हैं, ठीक है, जिससे हमारे सुरक्षा बलों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। ये चुनौतियां और भी जटिल हो जाती है जब आंतरिक उपद्रवी तत्वों को बाहरी ताकतों की मदद मिलने लगती है, जैसा कि हमने कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत के संदर्भ में देखा है। देखो ये कश्मीर में जो है क्या है, हमारे छोटे भाई पाकिस्तान है, तो वो उस चीज को, समस्या को जटिल करते रहता है। नॉर्थ ईस्ट में है, चाइना है आपका, म्यांमार क्या कुछ बॉर्डर जो पोरस है उसमें चले जाते हैं, कभी कभी यह बांग्लादेश प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इधर नेपाल में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो जब इंटरनल जो सिक्योरिटी होता है उसमें एक्सटर्नल फैक्टर आ जाता है, तो वो जो होता है चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। हाल ही की कुछ घटनाओं को हम देखें तो स्थिति स्पष्ट होती है। भारत ने जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, यानी कि जो आपका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जिसके कारण सुरक्षा बलों को वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी इंतजाम करना पड़ा, और इसके तहत वहां इंटरनेट सुविधा बंद करनी पड़ी, क्योंकि इससे गलत तरीके से राज्य विरोधी ताकतों द्वारा इस्तेमाल किए जाने का खतरा था, जिसके कारण आम लोगों को काफी परेशानी हुई। इसी प्रकार नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए एंड राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी के आंदोलन के कारण भी कई क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा बंद करनी पड़ी। इनफैक्ट देखो इन चीजों के कारण जो होता है कि कहीं ना कहीं चुनौती ही है ना, आम लोगों को भी इससे परेशानी होती है। तो सिर्फ ये आम लोगों की परेशानी नहीं, सुरक्षा बलों को भी जो आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए हैं उनको सारी चीजों को मैनेज करना। अब जस्ट इमेजिन करो, इससे बिजनेस भी प्रभावित होता है, इंटरनेट शट डाउन करना पड़ रहा है, या फिर जैसे कुछ सामाजिक असामाजिक तत्व क्या करते हैं कि व्हाट्सएप फेसबुक का यूज करके ये सरकार ये कर रही है, ये ग्रुप ये कर रही है। तो आज के डेट में यदि आप अनइंटरप्टेड यानी कि बिना कोई प्रॉपर लगाम लगाए उस चीज को यूज करने दोगे तो बहुत बार चीजें बहुत खतरा प्रोड्यूस करती है। जैसे आप देखोगे बहुत सारी चीजों में जाट रिजर्वेशन वगैरह के मांग वगैरह में ही बहुत सारे चीजों का संपत्ति का नुकसान कर दिया गया, बहुत सारी चीजों को नष्ट किया गया। तो हर जगह ये चीजें प्रॉब्लम होती है। क्योंकि भारत एक बहुत ही विशाल देश है और यहाँ की विविधता इतनी अधिक है कि कुछ न कुछ विषयों को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में असंतोष की भावना होती ही है। लेकिन आज डिजिटल क्रांति के फैलाव के कारण इससे सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत ही तीव्र गति से होता है। ऐसे में एक तरह से यह लाभदायक है तो दूसरी तरफ चुनौतीपूर्ण भी है। देखो अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार के लिए ये अहम मीडिया प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन बुरे चीज को भी तो प्रोवाइड इसी तरह से जैसे करो कि मान के चलो कि कोविड-19 है, तो कोविड-19 से
बचाव के लिए आप डिजिटल मीडिया का यूज कर सकते हो, जिससे कि जल्दी से इसके रोकथाम और सारी चीजें, मान के चलो लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में अब मान के चलो कि मीडिया नहीं होता, डिजिटल मीडिया नहीं होता, तो कुछ क्षेत्रों में न्यूज़पेपर नहीं पहुंच पाती है, तो उन लोगों को पता नहीं चल पाता कि लॉकडाउन हो रहा है, या फिर डॉक्टर ने क्या क्या प्रिकॉशन लेने के लिए। तो आज हम इजी वे में इस चीज को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लोगों तक फैला सकते हैं। लेकिन यही बुरी चीजों भी तो आसानी से पहुंच सकती है। हम डिजिटल क्रांति की प्रगति को रोक नहीं सकते, क्योंकि इसने बहुत अधिक लाभ पहुंचाया और पहुंचा रहा है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न की गई चुनौतियों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके लिए इस बात की जरूरत है कि हमारी सुरक्षा बलों और इसमें लगे एजेंसियों को तत्पर रहना चाहिए और गलत सूचनाओं के उद्गम पर ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं देखो, मेनली जो होता है ना कि जहां से ओरिजिनेट हुआ है, जो एक है ना पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी में है कि लोग सूचनाओं की जांच नहीं करते हैं, जो भी आया उसको आगे फैला देते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि मान के चलो किसी ने ये चीजें बोल दिया, चीन ने भारत में आक्रमण कर दिया, सपोज ये, अब गलत सूचनाएं उसको प्रसारित बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन उसका दुष्परिणाम भी तो होता है। या फिर जो भी चीजें हैं कि हमारे हजार जवान को ये हो गया, हमारे बंधक बना दिए, तो लोगों में क्या का उग्रता होती है, गुस्सा होती है, लोग इधर उधर तोड़ फोड़ करते हैं, बहुत सारी चीजें। जैसे जस्ट एक इंटरेस्टिंग ये चीजें बैड इम्पैक्ट वो देता है ना, कि अभी जैसे देखो सी जिनपिंग, तो सी जिनपिंग यूएस चाइना के प्रेसिडेंट है, तो अभी जो भी इंडिया चाइना बॉर्डर पे हो रहा है, तो उसको लेकर के इंडिया में बहुत सारे लोगों में गुस्सा था। तो कुछ लोगों ने क्या किया, इनफैक्ट बीजेपी के लोग ही ना, जो थे, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू पार्टी पॉलिटिक्स हियर, लेकिन क्या है कि क्या किया कि पुतला जला दिया, लेकिन पुतला सी जिनपिंग का न जला करके आपके नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन को जला दिया। अब कहीं ना कहीं ये चीजें प्रॉब्लम होती है ना, तो आप ये पता नहीं करते हो। अब यही सारी चीजें जो है, तो गलत गलत आज के डेट में बहुत सारी चीजें तुरंत वायरल हो जाती है। तो अच्छी चीजें वायरल हो, बहुत अच्छी बात है। मान के चलो ना, अभी जैसे 21 जून को योगा डे आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय योगा डे, बहुत अच्छी बात है कि योग का प्रचार प्रसार होना चाहिए, लेकिन अब कोई उसी को करे कि योगा से ये दिक्कत होता है, हमने ये किया था तो योगा से प्रॉब्लम हो, अब उसको प्रचार प्रसार करो। तो नहीं, बैड थिंग्स, गुड थिंग्स भी हो रहा, बैड थिंग्स तो, लेकिन हमें ये चाहिए, सबसे प्रॉब्लम है कि हमें ट्रेसिंग करना चाहिए कि जहां से उद्गम हुआ है, तो फिर उसको जो है, अभी देखो फैक्ट चेकिंग वगैरह ये चीजें किया जा रहा है। जैसे रिसेंटली एक न्यूज आया कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हो गया, जो भी उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो उसमें जो भी है उसको मॉर्फ करके राहुल गांधी ने बोला है कि हमारे एक महान क्रिकेटर का ये, तो जब फैक्ट फाइंडिंग चेक किया गया तो एक्चुअली उन्होंने क्रिकेटर नहीं लिखा था, उन्होंने क्या लिखा था, जो एक्टर लिखा था, जो भी। तो चीजें ये होती है कि अब उसको मॉर्फ करना आज के डेट में आसान होता, और लोग विदाउट चेक किए हुए चीजों को एक जगह से दूसरे जगह फैलाते रहते हैं। तो हमें इन चीजों के लिए ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए बनी कुछ नीतियों को नवीनतम बनाने की जरूरत है। देखो क्या है ना कि जैसे हमारा संविधान बना, तो संविधान बना था तो तब हमने डिजिटल क्रांति पर इतना जोर नहीं दिया, तब तो पता भी नहीं था चीजों को। लेकिन कुछ चीजें जो है ये निरंतर इवॉल्विंग, जो निरंतर इसमें बदलाव होते रह रहे हैं, नित्य नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं, तो हमें इसमें चेंज करने की आवश्यकता है। जो भी नए नई चीजें हैं उसमें ऐड करने की जरूरत है। और कुछ समितियां बनी है, जैसे मान के चलो बीएन श्री कृष्ण समिति, तो डेटा प्रोटेक्शन वगैरह से संबंधित, तो उसको लागू करना, या राव इंद्रजीत समिति, राव इंद्रजीत जो थे कभी भारत सरकार के गृह मंत्री हुआ करते थे, तो इनके अध्यक्षता में एक जो आपका पार्लियामेंट की संसद की समिति बनती है, तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे कि जो भी है हमारे पास जो साइबर वर्ल्ड है वो उसको स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। तो हमें ये सारी चीजें अपनानी चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको एटलीस्ट ये चीजें अच्छी लगी, और ये हमने एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया। ये शब्द कुछ ज्यादा है, जितना जरूरत है उससे ज्यादा, लेकिन देखो क्या है कि आप, सबसे प्रॉब्लम है कि जब तक आप लिखोगे नहीं, आप ना 1000 ऐसे देख लो, उससे कुछ नहीं होता। जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक आपकी समझ डेवलप नहीं, आप गलती करोगे, नो डाउट चीजें। मैंने बोला ना कि मैं हिंदी में भी उतना अच्छा लिख सकता हूँ जितना इंग्लिश में लिख सकता हूँ, लेकिन प्रयास करो, किसी भी चीज को लिखने का कोशिश करो। आपका शुरू में टाइम लगेगा,
टाइम आपके पास है, देखिए अब जस्ट इमेजिन करो, कोई भी हिंदी मीडियम के कोई भी छात्र टेस्ट नहीं लिखते हैं। ये अभी इधर हमारे पास अभी तक शायद एक स्टूडेंट है जो जिनका आया टेस्ट, लेकिन कोई लिख दे। आप सोचते हो ना, सिर्फ देख देख करके नहीं होता। जैसे आप स्विमिंग पे 1000 किताब पढ़ लो, कभी पानी में कूदोगे नहीं, बिलीव मी, कभी आप स्विमिंग सीखोगे नहीं। साइकिलिंग करना, आप साइकिल पर अच्छा ऐसे पैडल मारते हैं, ये जब तक पैडल नहीं मारोगे आप सीख नहीं सकते हो। तो आप ये कोशिश करो, चीजों को करते रहो, जहां भी दिक्कत होता है तो आप ट्राई करो, लिखोगे तभी पॉसिबल होगा, ठीक है ना। तो होप आपको अच्छा लगा। तो कुछ अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपना जो भी सजेशन देना चाहते हैं वो सजेशन दें कमेंट बॉक्स में, या हमें व्हाट्सएप नंबर पे, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और जिन्हें भी टेस्ट वगैरह देना है वो केनर स्टडीज पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।